आर्थिक सर्वेक्षण ये पढ़ लेना, पुराना भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ये वाली बुक भी पढ़ लेना, ये पीडीएफ भी पढ़ लेना। उनके पास सब होगा? हाँ, कलेक्शन रहता है उनके पास। बचपन से पूछा जाता है हर बच्चे से, बड़े होके क्या बनोगे? क्या आपसे भी पूछा गया तो आपने बोला था कि मुझे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो क्या लगता है कि भंवरकुआं में जो सोशल डिस्ट्रैक्शंस हैं ये पढ़ाई को बाधित करते हैं? 2-4 ज्ञानी बाबा जो पीडीएफ कलेक्टर होते हैं वो तो मिल ही जाते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से पता चलती है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो क्या ये सोशल मीडिया, आपकी जो सोशल लाइफ है, क्या ये दोनों चीजें क्या भंवरकुआं में स्टूडेंट्स पर प्रेशर या दबाव डालती है? जैसे मान लो कोई दोस्त है मेरा, वो कहीं गया है, उसने भाई पोस्ट डाल दी, मेरा भी मन हुआ मुझे तो जाना है, तो मेरे जैसे बहुत सारे दोस्तों का मन हुआ, एक चला, एक के पीछे पूरी भीड़ चली। यदि भंवरकुआं की बात की जाए तो स्टडी का जो एनवायरनमेंट है इसे और कैसे बेहतर करना चाहिए आपके नजरिए से? जो यहाँ शिक्षा है, जो एजुकेशन चल रहा है, इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं? हाँ सर, मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था। भंवरकुआं की गलियों में बसी हैं कहानियां, यहाँ हर मोड़ में मिलती हैं कुछ नई रवानियां। ये जो भंवरकुआं डायरीज है, ये है यादों का चौराहा, जहां हर मोड़ में मिलती है और बसती है एक नई कहानी। कभी इनके हाथों में किताबों का बोझ तो कभी चाय की प्याली, कभी इनमें किताबों का बोझ तो कभी चाय की प्याली। यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं ऐसे बनते रहेंगे अधिकारी। आप सभी का फिर से स्वागत है भंवरकुआं डायरीज के इस नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में मेरे साथ उपस्थित हैं साक्षी रघुवंशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्ते। तो एक छोटा सा परिचय अपने बारे में जरूर दे दीजिए। सर मेरा नाम साक्षी रघुवंशी है, मैं छिंदवाड़ा जिले से आई हूँ। मेरे पिताजी का नाम प्रॉप सिंह रघुवंशी है जो पेशे से किसान है, और मेरा ग्रेजुएशन हुआ है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा से। तो आप छिंदवाड़ा से पढ़ी और छिंदवाड़ा से इतनी दूर से एमपीपीएससी करने इंदौर आई, ऐसा क्यों? सर एक तो मेरा ये है कि मुझे सिविल सर्विसेज में मेरा इंटरेस्ट है, और मेरे पापा जी भी चाहते हैं कि मुझे सिविल सेवा करनी चाहिए, तो मैंने एमपीपीएससी चूज किया। इसलिए मुझे मेरा जो ऑप्शन है वो मुझे इंदौर। अच्छा, जैसे बचपन से पूछा जाता हर बच्चे से, बड़े होके क्या बनोगे? क्या आपसे भी पूछा गया तो आपने बोला था कि मुझे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनना है? हाँ सर, मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था कि हम लोग जब 11th में थे, तो मेरी चांद से 11th-12th हुई है, तो वहाँ पे एक डीएसपी सर आए थे, तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला। तो मेरे पिताजी ने भी 12th के बाद पूछा, बेटा आप क्या करोगे आगे? तो मैंने बोला, पापा जी मुझे तो सिविल सेवा करनी है। उस टाइम कोविड का भी टाइम था। तो फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए से किया और इस ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। जब आप भंवरकुआं में रहते हैं, लगभग कितना समय हो गया आपको? सर मुझे लगभग 2 साल होने लगे हैं भंवरकुआं में। तो क्या लगता है कि भंवरकुआं में जो सोशल डिस्ट्रैक्शंस हैं ये पढ़ाई को बाधित करते हैं? सर सोशल डिस्ट्रैक्शन ना 2 तरीके से ले सकते हैं बच्चे। पहला तो ये है कि जैसे सोशल डिस्ट्रैक्शन में आप रहेंगे, आपका लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो जैसे इंटरेक्शन हुआ भी मान लो, तो आप पढ़ाई पे ना फोकस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये होगा कि अपन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपन लोगों के विचार ज्यादा ही रह रहे हैं उनके साथ। हाँ, ज्यादा भी जान रहे हैं तो वो भी अति हो जाएगी। इसलिए ना मैनेज करना पड़ेगा और लोगों से घुलना भी पड़ेगा, ताकि हम ना अतिरिक्त हमारे विचार जो है बढ़ा सके, तो ऑब्जेक्टिविटी आएगी। ओके। जब आप तैयारी करने की सोचते हैं तो कोचिंग एक सारथी की भूमिका में होती है। आपके दृष्टिकोण से कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सेवा की तैयारी में? सर मेरे हिसाब से तो मुझे कोचिंग एक मार्गदर्शन के रूप में, मैं डायरेक्शन के रूप में देखती हूँ। और जैसे मैं यहाँ आई तो मैंने उत्कर्ष क्लासेस को ज्वाइन किया, वहाँ पे मुझे नियमित टेस्ट भी मिलते हैं, मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है ताकि भटकाव ना हो। वहाँ पे इनोवेशंस भी मिलते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सही ये होता है जब टेस्ट होते हैं ना, तो बच्चों को ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं वो खुद का सेल्फ एवोल्यूशन भी कर सके, ताकि वो अपनी एक तैयारी को देख सके कि भाई मैं कौन सी ट्रैक पे हूँ। ओके। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और इंदौर में होते हैं तो भाई दोस्त तो बनते ही हैं और होने भी चाहिए। तो क्या ये जो सोशल मीडिया, वर्तमान में भाई सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया से पता चलती है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो क्या ये सोशल मीडिया, आपकी जो सोशल लाइफ है, क्या ये दोनों चीजें क्या भंवरकुआं में स्टूडेंट्स पर प्रेशर या दबाव डालती हैं? सर देखिए, दबाव तो डालती है, पर बच्चे को निकलने आना चाहिए। जैसे मान लो कोई दोस्त है मेरा, वो कहीं गया है, उसने भाई पोस्ट डाल दी, मेरा भी मन हुआ मुझे तो जाना है ना, तो मेरे जैसे बहुत सारे दोस्तों का मन हुआ, एक चला, एक के पीछे पूरी भीड़ चली, तो वो जो है ना, तो हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बहुत इम्पैक्ट डालता है। 2-3 दिन हमारे बर्बाद हो जाते हैं एक दिन के चक्कर में। तो इससे बचना चाहिए। हाँ, इससे तो बचना चाहिए। भंवरकुआं में यदि हम कहें
सबसे बढ़िया भंडारा, चूंकि इंदौर में बच्चा घर से बाहर है और खाना उस लेवल का उतना अच्छा मिल नहीं पाता है, तो जब भंडारे की बात आती है तो मैं हर विद्यार्थी से यही पूछता हूँ कि सबसे अच्छे भंडारे की यदि मैं आपके से सुनूं तो सबसे बेस्ट भंडारे की आपको क्या याद आती है? सर भंडारे की बात की जाए और भंवर कुआं का नाम ना आए, जी। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर गलियों में भंडारे होते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे 2-3 भंडारे तो खाए हैं सर। और ऐसा कोई भंडारे की याद जो आपके साथ जहन में अंदर तक चले गई हो, ऐसा कोई? सर एक बहुत अच्छी इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि का टाइम था, हम लोग सब दोस्त लोग भंडारे खाने के लिए गए थे। बहुत टाइम तक हमने देखा, जैसे ही ना थाली हमारे हाथ में आई, ऊपर से बारिश चालू। मतलब हुआ ये कि हाथ में तो थाली आ गई, लेकिन मैं उसको खा नहीं सकी सर। तो वो चीज मेरे आज भी मलाल है वो चीज। मलाल तो बहुत है सर, शायद कुछ टेस्टी होता। जब आप यहाँ रहते हैं तो आप कहाँ रहते हैं? पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या खुद का कमरे लेकर रहते हैं? सर मैं हॉस्टल में रहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सिक्योरिटी वाइज ठीक रहता है, तो पेरेंट्स भी हॉस्टल ही प्रेफर करते हैं। जब हॉस्टल में रहते हैं तो भाई इतने सारे बच्चे हैं, सब टीनेजर्स हैं, सब आपके जैसे ही हैं, और सबकी परिस्थितियां लगभग समान होती है। तो हॉस्टल में कोई ऐसा फनी जुगाड़ बताइए जो खाने को लेकर किया हो, क्योंकि ये पापी पेट तो आगे बढ़ता है पर बार बार याद दिलाता है कि खाना भी खाना है। सर जुगाड़ तो ठीक ही है, पर जैसे मैगी बनाते हैं हम लोग, 2 लोग मैगी बनाते हैं। मैंने सबसे पहली याद मैगी की आई है। मैगी इज मोर इम्पोर्टेंट, हॉस्टल में तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैगी 2 लोग बना रहे हैं, बनी, खुशबू जैसे ही आनी चालू हुई, भाई 4, 6, 8 लोग कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। पता चलता है मैगी बनाया तो टेस्टी से था, 2 चम्मच खा के हम लोग जुगाड़ में रह लिए। अब मैगी हो गई, अब खा भी नहीं पाए, अब क्या करेंगे? सर फिर देखना पड़ेगा, ब्लिंकिट करेंगे या तो फिर कहीं दूसरे रूम पे जाएंगे। भाई तेरे पास कुछ तो होगा, दे दे। अच्छा, माने हाँ। ये जो रिलेशंस हैं आपके, जो दोस्ती आप लोगों ने एक दूसरे से की है, वो पूरी कसर निकाल देते हैं। हाँ सर, सब दिखा देते हैं, भाई मैंने ये किया, तुमने ये किया, मेरा ये सहयोग था, मैंने तुमको यहाँ से बचाया था, अब तुम भी मेरी मदद करो। तो मैंने पूरी तरह से दोस्ती का पूरा फर्ज अदा करवा लिया जाता है। हाँ 100%। यदि भंवर कुआं की बात की जाए तो स्टडी का जो एनवायरनमेंट है, इसे और कैसे बेहतर करना चाहिए आपके नजरिए से? जो यहाँ शिक्षा है, जो एजुकेशन चल रहा है, इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं? सर ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना कि वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करता है, क्योंकि वो यहाँ पे आएगा, उसको बहुत सारी कोचिंग्स मिलेगी, तो उसको कोचिंग्स जाना है, फिर वहाँ पे कैसे मटेरियल चूज करना है, और फिर 2-4 ज्ञानी बाबा जो पीडीएफ कलेक्टर होते हैं वो तो मिल ही जाते हैं। मैंने किन्हें अपन पीडीएफ कलेक्टर कहते हैं? सर आर्थिक सर्वेक्षण ये पढ़ लेना, पुराना भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ये वाली बुक भी पढ़ लेना, ये पीडीएफ भी पढ़ लेना, मतलब उनके पास सब होगा। हाँ, कलेक्शन रहता है उनके पास। तो फिर ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए इनके साथ? सर उनसे तो मेरे हिसाब से तो दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि आप 5 चीज पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता है, आप एक चीज पढ़ रहे हो उसको 5 बार पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। 5 बुक्स पढ़ना मैटर करेगा एक बार, या एक बुक को 5 बार पढ़ना मैटर करेगा? एक बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसको 360 डायमेंशन में पढ़ लीजिए। आप उत्कर्ष के विद्यार्थी हैं? हाँ। तो उत्कर्ष भंवर कुआं में ऐसी कौन सी चीज आपको लगती है कि जो बाकी कोचिंग से आपको और आपकी कोचिंग को बेहतर बनाती है? सर एक तो सबसे पहले यहाँ पे जो टीचर्स है ना, वो सारे माइक्रो मैनेजमेंट करना सिखाते हैं। जैसे आपका एक सिलेबस का वर्ड भी है, तो आप उसके बारे में 360 डायमेंशन रख रहे हैं, आप उसका लाभ सोच रहे हैं, आप उसके सकारात्मक नकारात्मक पॉइंट सोच रहे हैं, वो भी ठीक है। यहाँ के टेस्ट, वो मैंने आपको पहले भी कहा कि सेल्फ इवैल्यूएशन करना सिखाते हैं। यहाँ के इनोवेशंस, जैसे पढ़ाई की चौपाल हो गई, आस्क डाउट हो गए, बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस होते हैं जो बच्चों को मतलब ऐसा है कि भटकने नहीं देते हैं। आप क्वेश्चन डालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अच्छा, जैसे आप ऑफलाइन की विद्यार्थी हैं? हाँ, मैं ऑफलाइन की विद्यार्थी आप हूँ। किसी कारण से यदि आप छिंदवाड़ा जा रहे हैं, तो वैसे तो यदि आप भंवर कुआं में दूसरी कोचिंगों में होते तो यही होता कि आप घर गए तो सब खत्म। आपके पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है क्या जो उत्कर्ष संस्था ने आपको दिया हो? हाँ सर, ब्रह्मास्त्र, महाब्रह्मास्त्र है सर। एक तो जैसे घर जाते हैं 2-3 दिन तो सबकी पढ़ाई वेस्ट होती है, क्योंकि बहुत दिनों में घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। हम वहाँ पे हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके रिकॉर्डेड क्लासेस देख के उसको पूरा कर सकते हैं। इवन हम ना टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हैं। मैंने ये रिकॉर्डेड पढ़ाई क्लास तो नहीं छूटेगी। मैंने रिकॉर्डेड क्लास होंगी या लाइव क्लास जो चल रही है वो मिल जाएगी आपको? दोनों लाइव भी मिलती है, रिकॉर्डेड भी मिलती है। मैंने यदि आप ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं तो ऑनलाइन एक्सेस भी है?
ऑफलाइन भी ऑफलाइन है, एक्सेस भी है, ऑनलाइन भी है। और टेस्ट भी दे सकते हैं यदि किसी हाँ, कारण आपको से। छोड़ने नहीं देंगे पढ़ाई करना, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ये आपने एक वर्ड दिया माइक्रो क्लासेस, माइक्रो मैनेजमेंट का एक वर्ड दिया, ये कैसे होता है मुझे थोड़ा समझाइए। सर जैसे मान लीजिए हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम मनोवृत्ति पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे मनोवृत्ति होती क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका हम प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे, हमारे निजी जीवन में कैसे उपयोग करेंगे, हम कैसे कैसे लोगों का दृष्टिकोण कैसे चेंज करेंगे, ये सारी टेक्निक्स हम उसको 360 डिग्री में हम जब कवर करते हैं तो उसको हम माइक्रो मैनेजमेंट बोलेंगे, ताकि कोई भी इवन भविष्य में जाके कोई डीप में भी क्वेश्चन आए तो बच्चा उसको टैकल। मैंने केवल पढ़ने के उद्देश्य से आपको पढ़ाते हैं, आपके दैनिक जीवन से कोरिलेट भी कर देते हैं? हाँ, दैनिक जीवन से भी कोरिलेट कर सकते हैं। अच्छा, जब भंवरकुआं में रहते हैं तो भाई इसे संघर्ष नाम दे देता हूं मैं। हाँ। कि भंवरकुआं में जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसी कोई चीज जो आपके जीवन में आपके अपनी आंखों से देखा हो और कई बार ऐसा लगता है कि छोड़ देते हैं, बहुत लंबी तैयारी, इस छोड़ देने अर्थात हार मानने से आपको बचाया, ऐसी कोई चीज याद आती हो अपनी आंखों से देखी हुई? सर एक इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी हॉस्टल में एक दीदी थी, 2018 से वो प्रिपरेशन कर रही थी। उनका 2019 का इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उनका 2022 का मतलब सिलेक्शन हुआ तो उनकी आंखों में सर मैंने जो चमक देखी थी ना, मुझे लगा कि उन्होंने कछुए की चाल चली है पर उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो वही चीज है कि मैं भी अब सिलेक्शन तक तो नहीं मैंने कह सकते हैं कि निरंतरता रखनी होगी। हाँ, निरंतरता रखनी होगी। और कई बार इसमें उतार भी आएंगे, कई बार चढ़ाव भी आएगा। हाँ, वो थोड़ा सा सिचुएशन टैकल करनी पड़ेगी ना, सोच लिया है तो करना पड़ेगा और करना ही है। और कोई ऑप्शन नहीं? नहीं, कोई प्लान बी? प्लान भी ऐसा है कि पहले एमपीपीएससी करेंगे फिर यूपीएससी करेंगे। ओके। छोटे से बड़ा फुट इन डोर तकनीक अपनाएंगे। क्या बात है, मैंने जो चीज आप अध्ययन कर रहे हो उस चीजों का आप रेगुलर जीवन में भी उपयोग कर रहे हैं। जब भंवरकुआं में रहते हैं तो भाई दोस्ती तो हो ही जाती है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, भाई दोस्त तो दोस्त होते हैं। तो आप लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो कैसी बात करते हैं? केवल मस्ती मजाक की बात करते हैं या ग्रुप स्टडीज किसी टॉपिक विशेष को लेकर भी बात करते हैं? सर हमारी तो सारी टॉपिक्स में बात होती है, चाहे हम हंसी मजाक कर ले, हम चाय में बैठ के चौपाल लगा ले, हम कोई जैसे कोई भी हमारे जो रिसेंटली इवेंट्स हो रहे हैं या कोई मुद्दा चल रहा है उस पे हम, जैसे अभी कश्मीर में हाँ, पहलगाम अटैक, हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। हाँ, कि भाई ये पॉजिटिव तो नहीं था, नेगेटिव है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, सिंधु जल समझौते, हमको यहाँ से सिंधु जल समझौता भी पढ़ने को मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज है कि हम हमारे उसको सिलेबस से उसको कनेक्ट कर देगी वहां पर, कनेक्ट करके और अपनी तैयारी उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तैयारी में। चलिए, तो ये जो आपने बताया कि आपकी जो ग्रुप है, ये दोस्तों का ग्रुप कैसा होना चाहिए? मैंने बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, एक ही दिशा में तैयारी करने वालों का होना चाहिए, या अलग अलग दिशाओं में कोई आईटी की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी, कोई बैंकिंग, ऐसा दोस्त होना चाहिए? कैसे दोस्त होने चाहिए? सर ये तो ना एनवायरनमेंट पे डिपेंड है कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपको कैसे दोस्त मिल रहे हैं। जैसे मेरा सर्कल है, मेरे सर्कल की बात करूँ तो मेरा जो सारा सर्कल है पूरा हेल्पफुल है, चाहे मैं कोचिंग की बात करूँ चाहे मैं हॉस्टल की बात करूँ। और सर जैसे चाय की चुस्की और उसकी चौपाल तो सभी के साथ रहती है, तो वहाँ पे हम लोग हमारे जो अनुभव है, हमारे पर्सनल जीवन में क्या चल रहा है, हमारी पढ़ाई में क्या चल रहा है, कौन सी हमको चीज़ है जो ऐसा लग रहा है कि यार ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारे साथ गलत हो रही है या हमको ये सुधारना है, तो ये सारी बात जब हम करते हैं ना तो हमको उनके भी अनुभव मिल जाते हैं, उनको हमारे मिल जाते हैं, तो हम लोग के अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है कि हम मैनेज कर लेते हैं चीज़ें। गर्ल के रूप में, एक लड़की के रूप में जब आप यहाँ रहते हैं, भंवरकुआं इंदौर में रहते हैं, तो क्या क्या चीजें सरवाइव करनी पड़ती हैं? सर सरवाइव लड़की के हिसाब से तो बहुत कुछ करना पड़ता है। शुरुआत से ही हम देख लेते हैं, हम इंदौर आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं, जैसे मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ, तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि भाई तुम ना जाओ, इतनी दूर कैसे जाएगी, वहाँ पे कैसे रहेगी, क्या करेगी, कौन होगा कौन नहीं होगा। शुरुआत में कई तो प्रश्न, पूरे जितने WH वर्ड हैं सब लगा देते हैं, सारे आ जाते हैं। और फिर ऐसा होता है ना कि यहाँ पे आके क्या करेंगे, दोस्त भी नहीं बनते हमारे उस समय, कोई परिवार का भी नहीं है। हाँ, हॉस्टल में कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वार्डन कैसे होंगे, और फिर दूसरी चीज़ ये होती है रिश्तेदारों की, सर समाज की कह सकते हैं, रिश्तेदारी क्यों बोलूँ, सभी लोगों को बोलती हूँ, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स हमारे तक आने नहीं देते हैं। और जैसे मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि जैसे तबीयत ख़राब हुई, मेरे डेंगू टाइफाइड से हो गया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो मैं अकेले घर गई, तो मैं तो उसी समय फ़ोन भी ख़राब था? हाँ, फ़ोन भी ख़राब था,
तो जैसे मैं घर गई, अकेले घर गई, तो मैं तो परेशान हूँ ही, मेरे पेरेंट्स मेरे से वाले भी ज़्यादा, परेशान। हाँ बहुत ज़्यादा परेशान है कि बेटी अभी तक आई नहीं है, कब आएगी, कैसे आएगी। तो सर मुश्किलें तो बहुत सारी आती है, पर मैनेज भी तो करना ही पड़ेगा। अब जब किसी कारण से भाई इतना लंबी जर्नी है तो तबीयत तो खराब होती ही है। हाँ हाँ। तो क्या ये जो दोस्त आपके हंसी मजाक में चाय के साथ आपके रहते हैं, क्या इसमें भी ये मदद करते हुए नजर आते सर हैं? इन्हीं लोगों ने मेरी मदद बहुत करी है। जैसे मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे टेस्ट भी इन्हीं लोगों ने कराए। मुझे टेस्ट कराने के बाद इन्होंने बस तक पर्सनल छोड़ा है, जब तक बस निकली नहीं है इन्हीं लोगों ने छोड़ा है। और मतलब चाहे हंसी हो, खुशी हो, रोना हो, दुखड़ा हो मेरा, मैं इन्हीं को सुनाऊंगी कि कहाँ जाऊंगे, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। मतलब जितने यहाँ है वहीं है। तो जब कभी नेगेटिविटी आती है हाँ। तो क्या सबसे प्रायोरिटी किसे दोगे? यदि कभी नेगेटिविटी वैसे तो नहीं आएगी, पर यदि आ गई किसी दिन कि यार क्या होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो प्रायोरिटी किसे देंगे? माँ बाप को देंगे या फिर किसी बाहरी व्यक्ति को देंगे? सर पहली प्रायोरिटी तो माँ बाप होती है, क्योंकि माँ बाप जो है ना हमको दिखा देते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्यों गए हो। और वो पॉजिटिव भी करते हैं, बेटा कोई बात नहीं। जैसे मेरा पहला प्री हुआ तो पापा जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अभी बहुत ऑप्शन है, अभी वो निकला था या नहीं निकला था? नहीं निकला था। ओके। तो जैसे मैं अब घर आई पेपर देके तो मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं रोने लगी, तो पापा जी बोले बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, पहला ही तो है, तुम बहुत अच्छा कर लोगी। तो उन्होंने मुझे पॉजिटिविटी दी। और दूसरा चीज, दोस्त लोग भी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मैं कोच यहाँ पे जब आई थी घर से जी। तो मेरे दोस्त लोगों ने बोला अरे पागल, सभी लोग का तो ऐसे ही होता है, किसी का पहले अटेम्प्ट में होता है, किसी के 2-3 अटेम्प्ट में होते हैं, कोई बात नहीं तू कर लेगी, तू बहुत अच्छा करती है। मैंने मेहनत करो बस। हाँ, मेहनत के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। तो हो भी सकता है, बिल्कुल है कि भाई आपने अच्छी तैयारी की, पर आपसे भी अच्छी कोई तैयारी करके सिलेक्ट हुआ है, हाँ, ये मान के चलना हाँ, चाहिए। बट शायद तैयारी, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा स्मार्ट वर्क किसी ने कर लिया होगा। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, वैसे आपने बताया, तो परिवार तो कई बार सपोर्ट करता है, कई बार नहीं करता। सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट जरूरी है इस पूरी जर्नी के दौरान? चूंकि बहुत लंबी जर्नी है, किसी को 1 बार में होता है, किसी का 2 बार में, किसी का 3 बार। पेशेंस रखने का खेल है। तो ये पेशेंस की जो मैंने बात कही कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन का आपको सपोर्ट होना चाहिए? सर सबसे पहला सपोर्ट तो आपकी फैमिली का होना चाहिए। देखो क्योंकि उन्हीं के बल पे तो मैं यहाँ बैठी हूँ, पैसा वो भेजेंगे, सब मेरी देख रेख भी वही करेंगे। तो पहले तो फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। और दूसरा, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, वो भी आपको सपोर्ट करना चाहिए कि जैसे कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आपको ना सुनने को ना मिले, आपका अच्छा, काम हो जैसे जाए। आप जब यहाँ आई, हाँ। तो आपके तरफ के, आपके छिंदवाड़ा के जो खाने का या फूड का आपका कल्चर जो है, क्या वो मालवा के कल्चर से बिल्कुल एज इट इज मिलता है? नहीं सर, वो थोड़ा सा आती टाइम ना, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे सूट ही नहीं किया कुछ दिनों तक खाना। मैं कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी, पर अब वो धीरे धीरे में मैं ढल चुकी हूँ। मैंने मालवा का कल्चर अब एक्सेप्ट हाँ कर लिया आपने? हाँ, वो जो दाल बाटी है, जो मीठे पोहे हैं, वो मैं एक्सेप्ट कर ली हूँ। तो प्रायोरिटी किसे देंगे? मैंने आज भी यदि मैं कहूँ तो अपने घर के पोहे को पहला प्रायोरिटी देंगे या इंदौर के पोहे को? मैं तो माँ के खाने को प्रायोरिटी दूंगी। माँ का खाना मतलब वो दाल रोटी भी बना दे, वो सब्जी भी बना दे, वो बहुत टेस्टी होता है सर। ये बात आज याद आ रही है जब इंदौर आए हैं कि हाँ, पहले से याद था जब आप वहां रहती थी? नहीं सर, यहीं आके पता चला है माँ के हाथ का खाना। जो घर के नखरे होते थे ना सर, वो तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। यहाँ आके तो भाई जो मिला बस वो खाना है और अपने को अपनी पढ़ाई करनी है। इसी से पूछ लेता हूँ, क्या वो खाना भी खाया जिसको नखरे करके मना करते थे ये सब्जी नहीं खाऊंगी, क्या आज वो बिना बोले चुपचाप खा लेते हो? सर पहले मन तो नहीं होता था, पर अब ठीक है, खा लेते हैं। अब क्या, ये मम्मी है नहीं, अपने को बनाना नहीं आता है, हॉस्टल में बनाने देते नहीं है, मैंने बाहर सब का कब तरीके तक खाएंगे। तो मैं सीख चुकी हूँ। जैसे शिमला मिर्च की सब्जी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, मैं अब खा थोड़ा लेते हो। थोड़ा खा लेती हूँ। इंदौर में आके सबसे ज्यादा लाभ क्या लगा? मैंने ओवरऑल यदि मैं पूछूं आपसे तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या हुआ आपको आके? सर सबसे पहले तो जब मैं जैसे इंदौर आई तो मैंने इंटरेक्शन करना सीखा लोगों से बात कैसे करना है, सामने वाले की थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैंने वो सीखा। दूसरा, मैंने सर कल्चरल डाइवर्सिटी है वो सीखा। मैंने निमाड़ी कल्चर को? हाँ देखा, मैंने मालवा देखा, मैंने बुंदेलखंड देखा, मैंने बघेलखंड देखा, मैंने गणगौर देखा, मैंने राई सुनी, मैंने सब कुछ सुन लिया। यहाँ पे वैसे भी जो स्टडी हब है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं तो अपना कल्चर साथ में लेके आते हैं, तो मैंने वो देखा, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव है। जो आपने कहा इतनी सारी चीजें, आप जब भंवरकुआं में देखते हैं
तो ऐसी एक चीज कोई बताइए जो आप सुविधा चेंज करना चाहते हैं, या एक ऐसा पावर दे दिया जाए कि आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी सुविधा है जो आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? सुविधा और मतलब जो दिक्कत हो बच्चों को ऐसे, तो सर वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि जैसे बारिश होती है ना तो हम लोग कोचिंग के लिए आते हैं, तो पानी भरा हुआ है, बच्चे वहीं से चल के आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दुविधा हो जाती है सर बच्चों को। तो मेरा तो है कि शायद वो अच्छा बरसात हो तो के समय की अच्छा। स्थिति की हाँ, बात चल रही है। का। ओके, जब भंवर कुआं की बात चली रही है तो भाई आजकल के बच्चे तो बिल्कुल सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, और होना भी चाहिए। तो जो वो देखते हैं, रील्स में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि भंवर कुआं ऐसा है, क्या वैसे ही न्यू कमर्स के लिए भंवर कुआं वैसा ही है, ये कुछ अंतर लगा रहता है? न्यू कमर्स को ना आके पहले प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे घूमना फिरना भी है, खाना भी है, पढ़ना भी है, कोचिंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चा भटक सकता है। तो सबसे पहले बच्चे को आके कोचिंग्स देखनी चाहिए, अपने पढ़ाई का सिलेबस देखना चाहिए, फैकल्टी देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया है, उसने फैकल्टी नहीं देखा, बस वो देख रहा है बिल्डिंग है बस। दूसरी चीज़, उसको अपने टीचर्स देखने चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंसी देखनी चाहिए। आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, जो टीचर्स यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं जी, वही टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं क्या। और तीसरी चीज़ सर, डेमो तो बहुत ज़रूरी है सर। मैंने डेमो में कैसा, मैंने डेमो टीचर्स को लेकर था या फिर चेंजेस होने वाले टीचर्स, कैसा आप क्या अनुभव है? सर जैसे डेमो तो ये है कि जैसे डेमो में आप जा रहे हो, आपको टीचर्स मिल रहे हैं, आपको 2-3 दिन में अंदाजा हो जाता है सर कि आप कैसे, कहाँ आए हैं, कौन सी डायरेक्शन में आए हैं। तो डेमो बहुत ज़रूरी है, आपको टीचर्स दिख जाएंगे, आपको वहाँ की फैकल्टी, फैसिलिटी, इनोवेशंस भी दिख जाते हैं सर। तो और क्या वहाँ पढ़ने वाले बच्चों से भी बातें कर सकते हैं? हाँ, रिव्यू ले सकते हैं। रिव्यू से ज़्यादा अच्छा तो कोई चीज़ है ही नहीं। और कैसे बैचेस, आपको यदि आप होते, आपको यदि आज आप बिठाल दिया जाए कि आपको भंवर कुआं में एडमिशन लेना है, फिर से आंख बंद करके शुरुआत की जाए, तो आप कैसे बैचों में जाना चाहेंगे, जहां पर ज्यादा बच्चे हैं या फिर माइक्रो बैच हैं? सर मैं छोटे बैच प्रेफर, बड़ा क्यों नहीं? सब बड़े में बहुत सारी भीड़ रहती है, जिसमें से कोई पढ़ने वाला है, कोई नहीं भी पढ़ने वाला है। और फिर जैसे मैं पढ़ने वाली हूँ, तो इतनी सारी भीड़ में टीचर्स मेरे पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। मैं प्रॉपर आंसर राइटिंग कर रही हूँ कि नहीं, मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं, या मेरे को जैसे मेरी मतलब जो पेपर की डिमांड है वो पूरी हो रही है कि नहीं। तो अगर मैं छोटा बैच लेती हूँ तो मैं सबसे पहले मेरे पे टीचर्स का ध्यान होगा कि बच्ची पढ़ रही है, बच्ची डेली क्लास आ रही है, बच्ची अपनी आंसर राइटिंग कर रही है कि नहीं, बच्ची को चीज़ें याद रह रही है कि नहीं, कि हम कहीं पढ़ाने पे हमने उसको प्रॉपर नहीं देखा, वो भी हो जाएगा। और फिर सिलेबस भी हो रहा है कि नहीं, मतलब जैसे कोचिंग का तो हो गया, पर बच्चे का भी तो होना चाहिए ना, तो वो भी दिखा जाता है, आपकी आंसर राइटिंग भी दिख जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चा छोटे ग्रुप में ज़्यादा कर सकता है, वो सहज भी होता है बोलने में। जैसे मान लो मैं किसी टीचर्स के पास जाती हूँ, सर मुझे ये परेशानी है, तो सर को याद रहेगा हाँ इसको ये परेशानी है, मैंने सब्जेक्ट में इशू है ये। हाँ, जैसे वो टॉपिक चल रहा है, तो अब सर को मेरी परेशानी पता है, तो सर बताएंगे ना बेटा, मतलब मेरे से पूरी क्लास को बता दिया जाएगा, ताकि किसी के और डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए, और आप पर फोकस भी रखा जा सके। हाँ, फोकस भी हो जाए। क्या लाइब्रेरी में ही पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, या लाइब्रेरी बहुत मस्ट है क्या? नहीं सर, ये आपकी प्रेफरेंस पे प्रेफर करती है। जैसे मैं हूँ, मैं हॉस्टल में भी पढ़ सकती हूँ, मैं लाइब्रेरी में भी पढ़ सकती हूँ। पर जैसे हॉस्टल में ना पेपर के टाइम पे क्या होता है, बहुत मेरा मन नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने लाइब्रेरी ली थी। मैंने कोई मस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, बस मन लगना चाहिए, जहाँ पे आप बैठे हो आपके पढ़ाई में मन लगना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही। ये था साक्षी के साथ की भंवर कुआं की गलियों में भाई बसती है कहानियां, यहाँ हर मोड़ में मिलती हैं नई रवानियां। ये जो भंवर कुआं डायरीज है, ये है यादों का चौराहा, यहाँ हर मोड़ में है एक नई कहानी। इनमें कभी किताबों का बोझ तो कभी इनके हाथों में चाय की प्याली। यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं, और यहीं इनके जैसे बनते रहेंगे अधिकारी। और यदि आपकी भी है एक ऐसी कहानी जो कर सकती है अधिकारियों, भावी अधिकारियों को मोटिवेट, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल कनेक्ट करेंगे और अगली कहानी आपके साथ मोटिवेट करने वाली होगी। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।